हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे जीरो टू हीरो बैच में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ होती हूँ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स कक्षा 6 के लिए प्रश्न पत्रों के साथ। हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों को स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरह के प्रकरण हमें आगे आने वाले वर्षों में प्रश्न जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो बच्चों, आज हम सभी सैनिक स्कूल कक्षा 6 हिंदी भाषा प्रश्न पत्र 2019 को पूरा करेंगे, जिसका भाग नंबर 1 आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप सभी को वीडियो रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आपको मिलती रहे और आप वीडियो लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, तो आज हम 2019 प्रश्न पत्र का भाग नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। भाग नंबर 1 में हम 2019 के प्रश्न पत्र में आए हुए पहले 12 प्रश्नों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर एक बहुत ही सुंदर सुविचार के साथ। सुविचार क्या है, देखिए सुविचार क्या है। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं होती है, इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। यहाँ पर शिक्षा के महत्व को बताया गया है और शिक्षा के महत्व को बताते हुए क्या कहा गया है कि शिक्षा हमारे लिए एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है और ये मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मूल्यवान वस्तु हमारे पास कब आ सकती है, जब हम बहुत सारा मेहनत और परिश्रम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 2019 प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 1। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है, उस डायरेक्शन को पढ़ करके हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए, प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ 4 विकल्प भी दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प इस प्रश्न के लिए चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। सब कुछ जानने वाला, जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो व्यक्ति सब जानता हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। तो हमें इन शब्दों के समूह के लिए एक ऐसा शब्द देना है जो इन शब्दों के समूह के लिए बिल्कुल सही हो। तो चलिए देखते हैं। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा और सर्वदर्शी। सर्वज्ञानी, सर्व मीन्स सब कुछ और ज्ञानी मीन्स जिसको ज्ञान हो। तो सब कुछ जिसको ज्ञान होगा सारी चीजों का, तो वही क्या हुआ, सब कुछ जानने वाला। लेकिन फिर भी हम आगे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो प्रत्येक जगह पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, सर्वदृष्टा जो सर्वदृष्टि, चारों तरफ जिसकी दृष्टि रहती है। सर्वदर्शी जो अपने आसपास की सारी चीजें देख सकता है, वो सर्वदर्शी हो गया। तो हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर कौन सा हुआ, ए। ठीक है, आगे वाला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी है, देखते हैं। निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। हमें इस शब्द के लिए बिल्कुल सही विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, विपरीत उल्टा और अर्थक अर्थ वाला। तो जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द दिया गया है नूतन। नूतन मीन्स नया। सबसे पहले जब भी हम विपरीतार्थक शब्द निकाल रहे होंगे या विपरीतार्थक शब्द का प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आ जाता है, तो सबसे पहले हम उस शब्द का अर्थ देखेंगे कि वो शब्द जो है वो क्या अर्थ है उस शब्द का। इसी से तो हम उसका विपरीत अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द दिया है नूतन। नूतन का अर्थ होता है नया, हमें ये पता चल गया। अब हम इनमें से छांट सकते हैं सही उत्तर। नूतन नया, और नया का अपोजिट जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा, पुराना। लेकिन यहाँ पर नूतन शब्द दिया है, तुकांत हमें बनाना है। तुकांत शब्दों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए आप सभी को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ दिखेंगे, कोर्सेज को अवेल करना होगा, तब आपको इन प्रकरणों से संबंधित सारे वीडियोज मिल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है पुरातन। पुरातन का अर्थ पुराना ही होता है। प्राचीन, अर्वाचीन और पुराना ये सब वस्तु के लिए है, लेकिन नूतन एक तरह से युग के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो युग से संबंधित जो यहाँ पर सही उत्तर है वो हुआ पुरातन। हम लोग ये सारी चीजें प्राचीन, इतिहास इस तरह से प्रयोग करते हैं, प्राचीन, अर्वाचीन, पुराना, पुरानी वस्तु। लेकिन जो एक तरह से नया युग है, जो विकसित चीजें हैं, उनके लिए हम हमेशा नूतन प्रयोग करते हैं। और नूतन का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो पुरातन ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3।
निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद के लिए हमें सही विकल्प चुनना है कि उस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ देखिए सच्चरित्र। जब भी हमें संधि विच्छेद के लिए कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जितनी बार हम उस शब्द का उच्चारण करेंगे उतनी ही बार हम उस शब्द के उच्चारण से समझेंगे कि किन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द जो है बना हुआ है। तो अगर हम सचित्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं, जो शब्द हैं सत और चरित्र। आप उच्चारण करके देखिएगा सच्चरित्र, ठीक है। मुझे ये दोनों शब्द यहां से मिल रहे हैं। तो यहां देखो स और त में हलंत लगा हुआ है। त के हलंत लगने का अर्थ क्या है कि त जो है यहां पर आधा है, ठीक है। सत प्लस चरित्र इज इक्वल्स टू सच्चरित्र। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही उत्तर प्रश्न नंबर 3 के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी हमें संधि विच्छेद ही करना है। संधि विच्छेद किस शब्द का करना है? निराधार। निराधार, ठीक है। यहां पर आपको फिर से वही ट्रिक अपनानी है। कौन सी वाली? उच्चारण वाली। आपको बार बार उसका उच्चारण करना है, निराधार, ठीक है। निराधार। जब हम निर शब्द बोल रहे हैं तो उसके बाद ह की ध्वनि आ रही है, ठीक है। और जब ह की ध्वनि आती है हम उसको ह न लिखकर विसर्ग लगा देते हैं। और विसर्ग का कौन सा चिन्ह होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है ये। विसर्ग का चिन्ह हो गया ये, निर प्लस आधार। तो जब ह की ध्वनि आती है तो हम विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये चिन्हों के बारे में भी आपको एक वीडियो लेक्चर है विस्तार से, जिसमें चिन्हों के बारे में बताया गया है। अगर आप इस प्रकरण को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सारे वीडियो लेक्चर्स जो है कोर्सेज के द्वारा, कोर्सेज को अवेल करने के बाद आपको सारे वीडियो लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? नी प्लस आधार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर आपको एक शब्द दिया गया है और उस शब्द में कहा है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश के शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए संकलन। संकलन शब्द का हमें उच्चारण करना है। संकलन, संकलन। जब हम संकलन शब्द का उच्चारण करते हैं, बार बार आप करके देखिएगा, हमें यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं, सम प्लस कलन। तो कलन शब्द एक पूरा अपने आप में एक शब्द है, ठीक है। और इसके साथ एक और शब्द आके जुड़ गया सम। म मतलब आधा, आधा म है तो इसलिए यहाँ पर ये बिंदी ये दी हुई है, ठीक है। अनुस्वार यहाँ दिया हुआ है। अनुस्वार कहते हैं अंक की मात्रा को, तो ये अनुस्वार इसलिए यहाँ दिया गया है। तो ये क्या हो गया? सम प्लस कलन। अब हमें पता चल गया कि कलन शब्द के शुरुआत में कौन सा शब्द जुड़ा? सम। उसी की वजह से ये एक शब्द बना संकलन, ठीक है। प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा एक पद्यांश है। इस पद्यांश को पढ़ करके हमें दिए गए पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न पत्र 18 में हमने सीखा था कि जब भी हमें पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हो तो सबसे पहले हमें प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद पद्यांश को पढ़ना है ना। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमें डायरेक्शन क्या दी है। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और सवालों प्रश्न 6 से 10 तक का जवाब दें। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि प्रश्न 6 से 10वें तक इसी से संबंधित सारे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे फिर पद्यांश पढ़ेंगे। मनुष्य अपना अधिकतर कर्म कहाँ से सीखता है? मनुष्य जो कार्य करता है वो अधिकतर कार्य उनमें से कहाँ से सीखता है, ये पूछा है। फिर मनुष्य कैसा प्राणी है? किस तरह का प्राणी मनुष्य है? पद्यांश में अगर दिया गया है तो तभी यहाँ पर प्रश्न पूछा है। ये पद्यांश में सारी चीजें हमें पद्यांश पढ़ते समय ध्यान रखनी है कि कौन कौन से प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। सुसंगति पारसमणि के समान क्यों है? एक पारसमणि एक पत्थर होता है जिसको बताया है कि सुसंगति, अच्छी संगति जो है उस पारसमणि के समान क्यों है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, पद्यांश पढ़ के हमें सही उत्तर बताना है। आगे देखिए,
महापुरुष किस समास का उदाहरण है? हमें समास यहाँ पर देखना है कि कौन सा समास जो है महापुरुष शब्द के लिए है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, सहचर का क्या अर्थ है? सहचर शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमने इस तरह के सारे प्रश्न पढ़ लिए ध्यान से। अब बारी आती है हमारे पद्यांश पढ़ने की। चलिए अब हम पद्यांश पढ़ते हैं और पद्यांश पढ़ करके फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पद्यांश देखिए पढ़ते हैं। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है। एक प्रश्न हमारा क्या था कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो हमें यहाँ से उत्तर मिल गया अनुकरणशील, अर्थात अनुकरण करने वाला। एक व्यक्ति अगर ऐसा करे तो उसका अनुकरण करके वैसा ही करेगा। ठीक है, अतः आसपास के लोगों से एवं सहचरों से, सहचर भी पूछा गया था कि सहचर कौन है? सह साथ, चर मीन्स चलने वाला, रहने वाला, तो साथ रहने वाला और चलने वाला व्यक्ति कौन हुआ? सहचर। 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। से कर्म सीखता है, अर्थात अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों से मनुष्य जो है वो कार्य करना सीखता है। वहां पर पूछा था कि मनुष्य अपने अधिकतर कर्म किससे सीखता है? 3 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए हैं। किसी मनुष्य की प्रकृति क्या है? किस तरह का व्यक्ति है? उसके स्वाभाविक गुण क्या हैं? गुण किस तरह के व्यक्ति में विद्यमान है? उसका नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चरित्र कैसा है? किस तरह का चरित्र व्यक्ति रखता है? किस विषय में उसकी अभिरुचि है? कौन से विषय में सबसे ज्यादा उसकी रुचि है? इन सभी बातों का ज्ञान हमें उसकी संगति से होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति की संगति के बारे में पता करते हैं तो हमें इस तरह के सारे गुणों के एक व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, किसी महापुरुष का कथन है, किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि किसी को मित्र और सुहृदय बनाना है तो उसके सहचरों को देखना चाहिए। सबसे पहले ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को भी आप अच्छा और अच्छे हृदय वाला बनाना चाहे तो सबसे पहले उसके किसको देखना चाहिए? उसके सहचरों, उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को देखना चाहिए। अतः उसके संगी कौन है, कौन उसके साथ रहते हैं, मित्र कौन है, इससे ही उसका परिचय मिलता है, इससे उस व्यक्ति का परिचय मिल जाता है। सुसंगति एक ऐसी पारसमणि है, पारसमणि से संबंधित था कि क्यों कहा जाता है पारसमणि सुसंगति को? जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखती है। अब देखिए, कुछ संगति, बुरी संगति में जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल लोहे के समान है। ठीक है, लेकिन सोना जो है वो मूल्यवान माना जाता है। तो यहाँ कहा है कि सुसंगति एक पारसमणि के समान काम करती है, जो लोहे को भी सोना बना देती है, अर्थात गंदे व्यक्तियों को अच्छा बना देती है। ठीक है, चंदन के समीप रहने से आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर लिया है। ये कहा है कि चंदन एक खुशबूदार पेड़ है, अर्थात अच्छा पेड़ है, लेकिन अपने आसपास होने वाले सारे पेड़ों को वो सुगंधित करके रखता है अपनी सुगंध से। तो यही है सुसंगति का अर्थ, कि अगर कोई अच्छा व्यवहार, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति किसी समूह में है तो वो बाकी सब पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, और वो उनको अच्छा बना देगा। दूध के साथ पानी भी उसी मूल्य में बिकता है, और अगर दूध जैसे बुरी संगति वाले लोग हैं और उसमें कोई एक अच्छी संगति वाला है तो उसको अलग नहीं गिनेंगे, उसको उसी साथ गिनेंगे, है ना। ना तो वो अच्छी संगति वाला रह गया है, अब वो कुसंगति में रहता है तो कुसंगत वाला व्यक्ति हो गया है। ठीक है, जल की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वह तत्क्षण मिट जाएगी। क्या कहा है कि अगर जल की बूंद तवे पर डालें, गर्म तवे पर, तो वह उसी समय नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो यही कहा है कि भले ही कोई कितना अच्छा व्यवहार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति कुछ संगति में है तो उस पर गलत प्रभाव ही पड़ेगा। यदि संयोग से यही बूंद सीप के मुख में गिरे तो वह उज्जवल मणि बनेगी। ये क्या कहा है कि अगर सीप जो मोती उत्पन्न करता है, कि अगर यही पानी की बूंद एक मोती के अंदर चली जाए, एक सीप के अंदर चली जाए तो वहां से एक मोती ही बनकर निकलता है। यही सत्संग की महत्ता है। सत्संग, यही अच्छे संगति की महत्ता है। अगर हम अच्छे लोगों को अपने आसपास महत्व देंगे, अच्छे लोग हमारे आसपास होंगे तो हमारा अच्छा ही होगा और हमारी संगति अच्छी ही होगी। तो ये अच्छी संगति के महत्व के लिए हमारा पद्यांश था, जिससे संबंधित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या था। मनुष्य अपना अधिकतर कर्म कहाँ से सीखता है? कहाँ से सीखता है? अपने सहचरों से, प्रकृति से, समाज से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। बहुत सारी चीजें वो अपने व्यवहार से सीखता है। आगे देखिए,
मनुष्य कैसा प्राणी है? सबसे पहली लाइन यहाँ पर दी गई थी कि मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, तो यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है। देखा, अगर हम प्रश्न पहले से पढ़ चुके थे तो हमें पद्यांश में फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए। सुसंगति पारसमणि के समान क्यों है? क्योंकि वो लोहे को सोने में बदल देती है, क्योंकि इससे बुरा भी अच्छा बन जाता है, यह लोहे को सोना बना देती है, इससे व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, यह व्यक्ति को समृद्ध बना देती है, यह व्यक्ति को सोना लोहे से सोना बनाती है, अर्थात अच्छी संगति में ले आती है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। बच्चों, यहाँ पर हमारे वीडियो लेक्चर में आए हुए कितने सारे प्रकरण जो थे, जैसे विपरीतार्थक शब्द थे, संधि विच्छेद थे, इन सारे प्रकरणों के से संबंधित वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी को हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोर्सेज को अवेल करना होगा, तभी आप ये प्रकरणों से संबंधित सारे वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे। उन वीडियो लेक्चर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी। फिर टॉपिक वाइज क्विज, प्रकरण से संबंधित या जो भी कॉन्सेप्ट वाइज आप वीडियोस देखेंगे उन्हीं के साथ साथ उनकी क्विजेस होंगी, वो आपको सॉल्व करनी होंगी, जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, आपने कितना कंटेंट वीडियो में देखा, कितना तैयार किया, इससे यहाँ पर आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिक्स क्विजेस, जितने प्रकरण आप पढ़ चुके होंगे उन सारे प्रकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, मिक्स क्विज होंगी, जिसमें आप पता कर पाएंगे, यहाँ भी आपका ही एनालिसिस हो रहा है कि आपने कितना सीखा। फिर सैंपल पेपर्स, हमारे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सैंपल पेपर्स हैं वे सारे सैंपल पेपर्स आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का क्या एडवांटेज है? यहाँ पर आपको डेली इंस्ट्रक्शन आएंगे, डेली स्केड्यूल आपको शेयर किया जाएगा। जिस तरह से आपका स्कूल्स में स्केड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर सैनिक 6 की प्रिपरेशन के लिए स्केड्यूल शेयर किया जाता है कि आज आपको कौन सा कंटेंट देखना है, किसकी क्विजेस सॉल्व करनी है, ये सारी चीजें। एंड स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है कि जिन स्टूडेंट्स के आसपास नेटवर्क्स की सुविधा अच्छी नहीं है, वो स्टूडेंट्स जो हैं हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप्स में और अपने कंप्यूटर्स और एंड्रॉइड्स में पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमारा प्रश्न नंबर 9। महापुरुष किस समास का उदाहरण है? देखिए, महा और पुरुष, पुरुष के साथ महा लगा हुआ है, अर्थात पुरुष की विशेषता बताई गई है। और उस समास को हम क्या कहते हैं? जिस समास में विशेषण जो है पहला पद विशेषण हो, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, उस समास को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, कर्मधारय समास। ये हो गया हमारा सही उत्तर। तो आपको पता चला कि यहाँ पर कर्मधारय समास क्यों था? क्योंकि महापुरुष शब्द में महा शब्द विशेषण की जगह प्रयोग किया गया, विशेषण के लिए प्रयोग किया गया, पुरुष की विशेषता बताई। पुरुष कौन? संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कौन? विशेषण। तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। सहचर का क्या अर्थ है? सहचर हम पद्यांश पढ़ते समय भी समझ चुके थे, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि साथ चलने और रहने वाला व्यक्ति कौन हुआ? सहचर हुआ। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा शब्द संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? संसार हमारे आसपास का समाज, निम्न में से कौन सा संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हमें चुनना है। विश्व संसार कह देते हैं, लोक ये भी कह देते हैं, जगत ये भी संसार का पर्यायवाची है, भुजंग, भुजंग हम कहते हैं सर्प को, स्नेक को, सांप को, तो इसलिए कौन सा नहीं है? भुजंग। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष क्या होते हैं? ट्रीज, पेड़ पौधे, हमारे आसपास दिखने वाले पेड़ पौधे वृक्ष कहते हैं हम उनको। ठीक है, ये तद्भव और तत्सम शब्दों से है। इस प्रकरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा, इन कोर्सेज को अवेल करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर भी आपको इन प्रकरणों से संबंधित वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? आत्मज छोटा, तरु पेड़, दरख्त एंड साखी। अब देखिए, आत्मज, तरु, दरख्त और साखी ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची होते हैं, और आत्मज होता है छोटा, तो आत्मज यहां पर हो गया
वृक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये हो गया हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में केवल 12 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे, है ना। तो 12 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे 2019 के ही प्रश्नों का, वो हमारा होगा 2019 भाग 2 वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा इस बहुत ही फैंटास्टिक प्रकरणों के बारे में पढ़ने का। आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। एंड अगर आप सभी को अपना कोई फीडबैक देना है एप्लीकेशन से संबंधित, वीडियो लेक्चर से संबंधित, या कुछ आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट को डाल सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है और आप बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। And thanks for watching. Please subscribe the channel, hit the bell icon and share the video. All the best. Have a great day.